और सीधे चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। ये 7 मंजिला मंदिर दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पे है। आज उनका दूसरा दौरा है। स्ववेद महामंदिर का शुभारंभ जो है पीएम ने किया है। काशी दौरे का दूसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में जो है सर्वेक्षण करते हुए नजर आए हैं, जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ववेद मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये काशी दौरा है और इस दौरान तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे पहले काशी में स्ववेद महामंदिर का लोकार्पण किया, जो करीब 35 करोड़ की लागत से बना है। पीएम मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन यानी सोमवार को सेवापुरी विकास खंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी वहां से काशी और पूर्वांचल को भी 19,155 करोड़ की 37 परियोजनाओं का उपहार देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे पर हैं और यह उनका दूसरा दिन है वाराणसी दौरे का, जहां वह स्ववेद मंदिर में पहुंचे हैं। वहां मंदिर के चारों तरफ जाकर घूमकर खुद से जायजा ले रहे हैं। बता दें कि 20 साल से इस मंदिर का जो है वो निर्माण किया जा रहा था और अब जो है यह बनकर तैयार हो गया है। हालांकि अभी ऊपर का काम इस मंदिर में बाकी है और पहले तल को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर इस पर आज इसका जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद से जो है यहाँ मेडिटेशन की शुरुआत होगी। यहाँ 20,000 लोग तकरीबन एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। पीएम मोदी के साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। काशी को जो है प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है। तो वाराणसी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्ववेद मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिखाई दे रहे हैं और मंदिर का महामंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। माननीय सदस्यगण, लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को जो दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है, निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और इस घटना को सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त भी की थी और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मेरी कोशिश है कि उन कुछ सुझावों में से कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ बैठकर और हम अमल करेंगे और इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा
के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे ताकि हम भविष्य में किसी भी घटना का कोई घटना न घटे, उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक हो और सबके सहयोग से हो। आप सभी भली भांति अवगत है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बना के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो जिसकी गरिमा रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए निष्ठा रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है, आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद विवाद करें। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्नकाल को चलने देंगे। प्रश्नकाल के बाद आप कोई विषय हो तो मुझसे चर्चा करें, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालूंगा। माननीय सदस्य, ये सदन आपका है,
पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी मान्य सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना वहां सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे हैं। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। जोशी जी बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। मैंने 15 दिसंबर 2023 से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है। आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर। तो जो बीएससी में निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। इसमें तो आपने जब निवेदन किया, कोई भी इसका विरोध नहीं किया। सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तट्टिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है ये 17th लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट एंड अकाउंट पर होता है। इसलिए चर्चा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतने बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, जो कुछ भी प्रेसिडेंट आप उल्लेख करते हुए लेटर लिखा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन। इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं और प्रैक्टिकली मैंने फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रैक्टिकली दिस इज द लास्ट सेशन। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तट्टिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है, इसको पालन करते हुए सदन चलाने के कृपया आप बड़े मन करके सदन चलाइए, यही मेरा प्रार्थना है। डॉक्टर अमर सिंह जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अमर सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 202 श्री एस मुनुस्वामी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 203 डॉक्टर जयंत कुमार राय, डॉक्टर जयंत कुमार राय। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। फिर से एक बार विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है। संसद में हुए चूक को लेकर विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। इसके बाद फिर से जो है ये कार्यवाही शुरू की जाएगी। विपक्ष ने जो है एक बार फिर से संसद में चूक को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हो सकते हैं शामिल। 2024 के लिए सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। बैठक में 3 राज्यों पे हुई हार पर भी होगा मंथन। तो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जो है शामिल हो सकते हैं। 2024 के सीटों के बंटवारे पर
चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बैठक में 3 राज्यों में हार पर भी मंथन जो है इंडिया गठबंधन में की जा सकती है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक होने जा रही है, इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? प्रियम, आवाज आ रही है? जी, सवाल करें अपना। जी, जो है इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है, कौन कौन से अहम चेहरे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर कल एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर जो सभी विपक्षी दल जिनको बुलाया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, वो सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। और जो अहम एजेंडा होगा कि इसके अंदर सीट बंटवारे को लेकर फैसला किया जाए। चूंकि जो पेच फंसा हुआ है वो सीट बंटवारों को लेकर फंसा हुआ है और इसीलिए ये लगातार कह सकते हैं इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए, चूंकि अब जो वक्त बचा है उसमें अगर सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके जो जिस उद्देश्य के साथ में इसका गठन हुआ था शायद वो ना पूरा हो। और जिस तरीके से आगामी अभी जो नतीजे आए हैं पिछले 5 राज्यों के चुनाव के, तो उसके बाद जरूर कांग्रेस के साथ में जो बार्गेनिंग की पावर है वो विपक्षी दलों की काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के साथ में अगर वो जाती है इंडिया गठबंधन में तो सीटों का जो बंटवारा है वो एक अहम फैसला होगा। इससे पहले ही अखिलेश यादव 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात जो है वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उसमें अन्य जो गठबंधन के सहयोगी होंगे उनके लिए विचार किया जाएगा। और पहले से ही आरएलडी जो है वो सपा के साथ में गठबंधन में है, तो ऐसे में सीट बंटवारा एक अहम पेश हो सकता है। हालांकि जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले जो हिंदी बेल्ट के जो तीनों राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इनके जो नतीजे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है जो अन्य दल हैं उनको बार्गेनिंग की पावर जो है वो बढ़ा दी है। अब कांग्रेस भी जानती है कि इस समय जो उसकी पोजीशन है वो किस तरीके की है और सीटों के बंटवारे का जो समझौता है वो अगर नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। और इसलिए माना जा रहा है कि कल की जो बैठक है उसमें जो ये सभी बड़े चेहरे शामिल होंगे उसके अंदर जो अहम मुद्दा होगा वो सीट बंटवारे को लेकर होगा। क्योंकि अगर ये बंटवारे का फैसला अभी नहीं तय होता है तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का जो असर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ सकता है। और ये वजह है कि कल की जो ये बैठक है उसके अंदर सीट बंटवारा जो है एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। जी, क्या लगता है प्रियम, 3 राज्यों में विपक्ष के हाथ लगी करारी हार के बाद इस सीट बंटवारे पर इसका कैसा असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर चूंकि कांग्रेस जो ज्यादा संख्या में सीटों की मांग कर रही थी, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा था कि वो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको सीटों का बंटवारा नहीं दिया और उनके जिस तरीके से बयान आए थे कि हमें नहीं पता था कि ये बंटवारा जो ये इंडिया गठबंधन है वो केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा जिस तरीके से हमको मध्य प्रदेश के अंदर सीट बंटवारे में हिस्सेदारी दी गई है, हम आने वाले 2024 के चुनाव में यूपी के अंदर भी उसी पर विचार करेंगे। और अब चूंकि कांग्रेस को इन तीनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है तो ऐसे में कह सकते हैं कि बार्गेनिंग की जो स्किल है वो अन्य दलों की वो बढ़ी है और वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में बार्गेनिंग करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर। और सीट बंटवारा एक अहम और एक बड़ा मुद्दा जो है वो रहने वाला है। अब देखना होगा कल के इस गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या राय मिलती है, किस तरीके से किन किन सीटों को लेकर जो है वो बंटवारा होता है, कितनी सीटों पर सहमति बनती है। माना यह भी जा रहा है कि कल की बैठक में अगर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनती है तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भी एक बड़ा जो है वो सवाल उसके बाद जो है जरूर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। जी प्रियम, विपक्ष के फूट को जो है हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा जब सपा गठबंधन के दलों पर ही हमला बोलती हुई नजर आई।
तो क्या लगता है, अब अखिलेश कमलनाथ पर जो है हमला बोलते दिखे, कमलनाथ अखिलेश पर, तो इसके बाद विपक्षी दलों के बीच इस दरार को 2024 तक कैसे जो है एक साथ किया जाता है, इसमें यूनिटी कैसे दिखेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन का गठन ही इसीलिए किया गया है कि 2024 में सभी जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर एनडीए को रोक सकें, और एनडीए अपनी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनका हौसला बुलंदियों पर है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी परिणाम आए हैं वो एनडीए के पक्ष में आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है और उसमें जो दूसरे दल थे, जो छोटे छोटे दल अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, उनको साथ में लाया जाए, इसको लेकर एक पहल करी गई थी। तो अब ये जो बैठक है, जो ये इंडिया गठबंधन है, अगर ये सही तरीके से कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं सबको एक साथ में लेकर चलने की जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है, और वो देखना होगा कि कितना वो धरातल पर उतरती है। हालांकि सीट बंटवारा एक अहम पेज जरूर है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कल की बैठक होगी उसके अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो हर एक राज्य के अंदर सीट बंटवारे को लेकर होगी कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन अपने जो सीटें हैं उनमें से दूसरे को साथ में सीट जो है वो शेयरिंग करेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, देखना होगा कल जो ये बैठक होती है उसमें क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।